नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे पश्चिम बंगाल चलेंगे, जहां चुनाव से ठीक पहले एक ऐसी हैरान कर देने वाली घटना घटी है जिसने सुरक्षा व्यवस्था से लेकर पूरे चुनावी माहौल तक सब पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस पूरे घटनाक्रम की तह तक जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बंगाल के भांगर इलाके में चुनाव से ठीक पहले ये कैसा बवाल हो गया। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 100। जी हां, एक या दो नहीं बल्कि पूरे 100 देसी बम दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर इलाके में, वो भी दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले इतने सारे बमों का जखीरा मिलना, ये किसी को भी चौंकाने के लिए काफी है। मतलब ये कोई आम आपराधिक घटना तो बिल्कुल नहीं है ना? ये एक ऐसा सनसनीखेज मामला है जिसने पुलिस, प्रशासन और चुनाव अधिकारियों की रातों की नींद उड़ा दी। इतनी भारी संख्या में विस्फोटकों का मिलना सीधे तौर पर हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बम मिले कहां से। हुआ यूं कि उत्तर काशीपुर पुलिस थाने की टीम को कुछ बहुत ही स्पेशल इनपुट्स यानी खुफिया जानकारी मिली थी। इसी पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की और सघन तलाशी अभियान शुरू किया। और पता है ये सारा विस्फोटक कहाँ मिला? रफीकुल इस्लाम नाम के एक व्यक्ति के खाली पड़े घर में, जिसे कथित तौर पर एक स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ता बताया जा रहा है। जाहिर सी बात है, इस खुलासे के बाद शैनपुकुर इलाके में दहशत फैलना बिल्कुल स्वाभाविक था। इस घटना की टाइमिंग और इसकी गंभीरता को समझने के लिए जरा इस 93.19% के आंकड़ों को देखिए। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। दरअसल ये 23 अप्रैल को हुए पहले चरण के चुनाव का रिकॉर्ड मतदान प्रतिशत है। इतनी भारी संख्या में लोगों का वोट डालने के लिए घरों से बाहर आना, ये दिखाता है कि लोगों में चुनाव को लेकर कितना उत्साह था। लेकिन भांगर में इतनी भारी मात्रा में बमों का मिलना कहीं ना कहीं इसी लोकतांत्रिक उत्साह को डराने और शांतिपूर्ण मतदान की प्रक्रिया को पटरी से उतारने की एक गंभीर कोशिश लगती है। अब जाहिर है, ऐसी घटना हो और उस पर सियासत ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलिए इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को समझते हैं। यहां हालात एकदम आमने सामने की टक्कर वाले हैं। एक तरफ सत्ताधारी टीएमसी है और दूसरी तरफ स्थानीय आईएसएफ। आईएसएफ का सीधा आरोप है कि इन विस्फोटकों को एक स्थानीय टीएमसी पंचायत सदस्य के इशारे पर इस घर में जमा किया गया था। उन्होंने तो पुलिस से उस पंचायत सदस्य के घर की भी सघन तलाशी की मांग कर डाली। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि ये सब आईएसएफ की ही चाल है। टीएमसी का दावा है कि सत्तारूढ़ पार्टी को फंसाने और बदनाम करने के लिए खुद आईएसएफ के कार्यकर्ताओं ने ही इस खाली घर में बम रखे थे। दोनों ही पक्षों के अपने अपने बेहद आक्रामक दावे हैं, जो अब पुलिस की जांच का मुख्य हिस्सा बन चुके हैं। इसी गर्मागर्मी के बीच इस पूरे सियासी घटनाक्रम में एक और अहम बयान जुड़ता है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह का ये बयान। देखिए, अगर बीजेपी सत्ता में आई तो गुंडाराज खत्म होगा। हम यहाँ किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर इसे सिर्फ एक राजनीतिक घटनाक्रम के नजरिए से देखें तो यह स्पष्ट है कि विपक्षी दल इस बम बरामदगी को राज्य में कानून व्यवस्था की विफलता और एक तरह के गुंडा राज के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यह बयान मौजूदा तनावपूर्ण हालात पर सीधा प्रहार करता है। खैर, सियासत अपनी जगह है, लेकिन प्रशासन ने इस पर क्या कदम उठाए? आइए इस फेडरल क्रैकडाउन यानी प्रशासन की सख्त कार्रवाई पर नजर डालते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक्शन बहुत तेजी से लिया गया। रविवार आते आते गृह मंत्रालय के आदेश पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने इस केस की कमान अपने हाथों में ले ली। अब सोचिए, जब कोई मामला राज्य पुलिस से निकलकर सीधे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के पास चला जाए, तो इसका साफ मतलब है कि इसके तार बहुत गहरे और खतरनाक हो सकते हैं। एनआईए के इस केस में आने का सीधा सा अर्थ है कि इस अवैध हथियार नेटवर्क के पीछे जो भी सिंडिकेट है, उसका पर्दाफाश अब राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। और बात सिर्फ एनआईए तक ही सीमित नहीं रही। चुनाव आयोग ने भी अपना सबसे सख्त रूप दिखाया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन की पूरी चेन ऑफ कमांड को, यानी पुलिस कमिश्नर से लेकर डीसीपी, एसपी और फिर नीचे ओसी और आईसी तक, टॉप से बॉटम तक एक बहुत ही कड़ा संदेश दे दिया है। संदेश बिल्कुल साफ है, अगर किसी भी अधिकारी के इलाके में ऐसा कोई भी विस्फोटक पाया जाता है या कोई डराने धमकाने की कोशिश करता है, तो वहां के ओसी या आईसी को इसके अभूतपूर्व परिणाम भुगतने होंगे। उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ये जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने का एक बहुत ही सख्त तरीका है। चुनाव आयोग ने सिर्फ चेतावनियां ही नहीं दी, बल्कि ग्राउंड पर कुछ बहुत ही ठोस निर्देश भी लागू किए, जैसे कि बम बनाने वालों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाना, दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी,
इसके अलावा संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाना और एरिया डोमिनेशन करना, ताकि सुरक्षा बलों का दबदबा कायम रहे और असामाजिक तत्व खौफ में रहें। और हाँ, बम बनाने से जुड़े सभी मामलों की जांच पूरी तरह से एनआईए को सौंप दी गई है। ये सारे कदम इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि आम नागरिक बिना किसी डर के अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल कर सकें। तो अब इन सब का आगे के चुनावों पर क्या असर पड़ेगा? चलिए देखते हैं चुनावी प्रभाव और आगे के कदम। अगर हम इस पूरे टाइमलाइन को कनेक्ट करें तो देखिए, 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। उसके ठीक बाद ये बम बरामदगी की घटना सामने आती है और अब 29 अप्रैल को भांगर सहित कई अहम इलाकों में दूसरे चरण का मतदान होना है। प्रशासन और सुरक्षा बलों के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती यही है कि दूसरे चरण के मतदान तक न सिर्फ शांति बनी रहे, बल्कि मतदाताओं का वो उत्साह जो पहले चरण में दिखा था, वो किसी भी तरह के डर या दहशत की वजह से कम ना हो। और फाइनली 4 मई को इन सभी प्रयासों का नतीजा दुनिया के सामने होगा, जब चुनाव के फाइनल नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम उसी एक बड़े सवाल पर आकर खड़े होते हैं जो इस वक्त हर किसी के दिमाग में चल रहा है। क्या एनआईए की ये गहन जांच और चुनाव आयोग का ये सख्त एरिया डोमिनेशन 29 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान को पूरी तरह से भयमुक्त बनाने के लिए काफी होगा? क्या ये अभूतपूर्व सुरक्षा उपाय उन ताकतों को रोक पाएंगे जो इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में खलल डालना चाहते हैं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि हमारे लोकतांत्रिक ढांचे की मजबूती का एक बहुत बड़ा टेस्ट है। इस सवाल का असली जवाब तो 29 अप्रैल को ही मिलेगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के घटनाक्रमों पर नजर बनाए रखना यकीनन बेहद दिलचस्प होने वाला है।